चलें जी, हमने देखा था कि जी पीछे ये एप्लीकेशन देते हैं हम आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल को। क्या आपकी सेकंड मैरिज की इजाज़त लेने के लिए या तलाक का नोटिस देते हैं, और तलाक के लिए वो आपका जो आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन है वो दोनों पार्टीज को बुलाता है, मियाँ बीवी को। वो एक एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भी लेते हैं, उनकी मुसालत कराता है, मुसालत होती है तो उनको वापस भेज देते हैं, वरना इफेक्टिव सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं तलाक का कि तलाक मुअस्सर हो गई है। ठीक है, 90 एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जो कि 90 दिन बाद आपकी तलाक मुअस्सर समझी जाती है। ठीक है, आगे तीसरा है कि जी आपका मेंटेनेंस के लिए भी दोनों पार्टीज को बुला सकता है, और मेंटेनेंस जो बीवी ले सकती है उधर से। ठीक हो गया। अच्छा, आगे उसका फिर हम बता रहे थे कि कहाँ पे करनी है। वो हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बीवी आखिरी दफ़ा डायरी होती है, उसकी यूनियन काउंसिल को जुरिस्डिक्शन हासिल होती है। कहता है आपका The chairman shall conduct the proceeding of arbitration council as expeditiously as possible. आगे कहता है subject आगे कहता है subject to provision sub rule 4, such proceeding shall not be vitiated by the reason of vacancy in arbitration council, whether on the account or failure any person to nominate a representative or otherwise। हाँ ठीक है, कभी कोल पैंटा होंगे हर रंग दी जीन्स गर्ल्स दी। ठीक है, अब कहता है कि जी अगर आपकी आर्बिट्रेशन काउंसिल की कोई वैकेंसी खाली है, मतलब उसमें चेयरमैन नहीं है, या कोई आपका एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या कोई एक मेंबर नहीं है, ठीक है, या पार्टीज को नोटिस जाता है और पार्टी जो है आपका एक नॉमिनेट अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर नहीं कर पाती या नहीं करती, तो इससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होंगी। ठीक है, इससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी। ठीक हो गया। आगे अगर वो मतलब सब्जेक्ट टू सबसेट रूल 4 कह रहा है कि मतलब आपका अगर वो दोबारा इजाजत दे दे तो वो भी दे सकता है, वरना कोई आपकी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होंगी। अब कौन सी प्रोसीडिंग, देखें मैं फिर बताता हूँ कि जी जब नोटिस जाता है तलाक का चेयरमैन यूनियन काउंसिल को, तो वो क्या करता है, दोनों पार्टीज को समन करता है और कहता है कि जी अपने रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर को विद इन 7 डेज, जब नोटिस मिलता है विद इन 7 डेज वो नोटिस करता है, और आगे 7 दिन देता है कि 7 दिन है आपके पास, रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर लो। अब वही कहता है कि जी अगर रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर नहीं करते तो फिर आपकी जो है वो आपकी जो कमेटी बनती है वो आपकी ठीक होती है। वो कमेटी कोई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर नहीं भी किया जाता तो वो समझा जाता है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे बीवी अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर नहीं करती या नहीं आती, ठीक है, तो प्रोसीडिंग नल एंड वाइड नहीं होंगी, प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होंगी। आगे आगे कहता है नो पार्टी टू प्रोसीडिंग, आगे एक फोर भी था, for academic vacancy arise otherwise than through failure to make a nomination, the chairman shall require for fresh nomination। अब कहता है कि जी अगर नॉमिनेशन नहीं होती, ठीक है, तो आपका कह सकता है कि जी फ्रेश नॉमिनेशन करें, आप फ्रेश नॉमिनेशन करें और मुकर्रर करें आप। 5 कहता है नो पार्टी टू प्रोसीडिंग शैल बिफोर आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल बी अ मेंबर ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल। ठीक है, आपका जो पार्टी टू प्रोसीडिंग है, ठीक है, वो आपका आर्बिट्रेशन का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, आर्बिट्रेशन का मेंबर नहीं हो सकता। सपोज के बीवी एक बंदा नुमाइंदा करती है तो वो आपका आर्बिट्रेशन का मेंबर नहीं हो सकता, मतलब वो आपका चेयरमैन नहीं हो सकता। चेयरमैन का पार्टी का वो आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन नहीं हो सकता। ठीक हो गया, वो आर्बिट्रेशन का चेयरमैन नहीं हो सकता। आगे
आगे कहता है all decision of arbitration council shall be taken by majority and where no decision so taken the decision of chairman shall be the decision of council। कहता है डिसीजन जो होंगे आर्बिट्रेशन काउंसिल के, ठीक है, वो मेजोरिटी पे होंगे, ठीक है, वो मेजोरिटी पे होंगे। अगर मेजोरिटी नहीं मिलती तो आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो चेयरमैन का फैसला होगा वो कास्टिंग वोट होगा, मतलब फैसला कौन होगा, आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन जो फैसला कर देगा वो ठीक होगा। आगे कहता है ए कॉपी ऑफ डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल डुअली अटेस्टेड बाय चेयरमैन शैल बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ईच ऑफ द पार्टीज टू प्रोसीडिंग। अब सपोज के आर्बिट्रेशन का फैसला जो भी आता है, सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी फैसला आता है तो कॉपी जो है उस फैसले की मुफ्त में दी जाएगी दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी को कॉपी मुफ्त दी जाएगी। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका कि 6 में कि विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन अंडर 6(2)। 6(2) क्या होती है? 6(2) है आपका आप दूसरी मैरिज शादी, ठीक है। क्या है जी? सेकंड मैरिज के लिए कौन सा सेक्शन है आपका? सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 6 सब सेक्शन 2, ठीक है। और आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर नॉन मेंटेनेंस है वो आपका है 9 सेक्शन 9 और सब सेक्शन 1। इसी तरह तलाक के लिए सेक्शन 7, ठीक है, आपका सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। वो यही 3 चीजें बता रहा है कि जी जब आप मतलब एप्लीकेशन देते हैं दूसरी शादी के लिए या मेंटेनेंस के लिए, या फिर आप दूसरी तलाक का नोटिस मतलब तलाक का नोटिस देते हैं, तो क्या करता है? चेयरमैन शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग call upon each of the parties to nominate his or her representative, and each such party shall within the 7 days of receiving order nominate within the representative and deliver the nomination to chairman and send their notice to post। अब देखें, सपोज के ये आ गई ये एप्लीकेशन फॉर सेकंड मैरिज, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर सेकंड मैरिज आ गई है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन आ गई है, कब आई है एप्लीकेशन? सपोज के एप्लीकेशन आई है आपकी, ये एप्लीकेशन आई है आपकी सपोज के 1/1/2021 को आई है। अब एप्लीकेशन आई है तो क्या चेयरमैन क्या करेगा? यूसी चेयरमैन क्या करेगा? यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, या इसको हम यूसी का नहीं कहेंगे, आर्बिट्रेशन काउंसिल का, आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन क्या करेगा? सेंड नोटिस, नोटिस करेगा 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब 7/1 तक वो नोटिस करेगा दूसरी पार्टी को टू टू नॉमिनेट आपका टू नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनेट नेट दी देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करने के लिए, ठीक है। वो कब करेंगे? नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव कब मुकर्रर करेंगे? बिफोर आपका, जब उनको नोटिस मिलेगा 7 दिन तक तो उनको नोटिस करेगा और उसको कहेगा कि जी आप विद इन नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव विद इन 7 days रिप्रेजेंटेटिव, अब उनको कहा जाएगा कि अपने रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करें विद इन 7 days, मतलब आपका 7 तक उनके पास नोटिस जाएंगे, मजीद उनको 7 दिन देंगे, तो आपका ये 15/1 तक ये प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब उनको नोटिस चला जाएगा, फिर उनको 7 दिन मिलेंगे, फिर 15/1 तक वो अपने रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर लेंगे। आगे कहता है 2, कहता है वेयर रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द पार्टीज is by the reason of illness or otherwise unable to attend the meeting of arbitration council or willfully absent thereof या lost confidence of party, the party may
with previous permission in writing, chairman revoke the nomination and make within the time as chairman may allow fresh nomination। देखें, अब मिस्टर सपोज कह लो कि जी मिस्टर ए ने जो है दूसरी शादी की इजाजत मांगने के लिए एप्लीकेशन दी है, ठीक है। अब नोटिस चले गए, बीवी को नोटिस चले गए, बीवी ने भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया है, सपोज के मिस्टर सी को रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया है बीवी ने। अब जो वो सी है या तो बीमार होता है या किसी भी वजह से नहीं आता, या फिर उस बीवी को सी पे एतबार नहीं रहता, तो फिर वो पार्टी जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव था और वो नहीं आता, वो पार्टी एप्लीकेशन देगी आर्बिट्रेशन के चेयरमैन को कि जी हमें जो इजाज़त दिया जाए कि जी मैं ये अपना ये जो मैंने नॉमिनेट किया था इसको रिवोक करूं और नया चेंज कर नया एक ले आऊं कैंडिडेट। मतलब फ्रेश कैंडिडेट की वो बात करती है, तो वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए कोर्ट इजाज़त देगी कि आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल इजाज़त देगा कि आप चलें फ्रेश नॉमिनेशन कर लें। सिंपली ये आपका 6(2) ये बताता है कि 1-2 नॉमिनेट आप आपका जो रिप्रेजेंटेटिव आपने नॉमिनेट किया था, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। प्रोवाइडर आगे where the party is ordered to observe the residing outside the order may served on such party through the consular officer of Pakistan in order in Pakistan for country where such party is residing, where such party is residing, ठीक है। आपका वो सिंपली वो कहता है कि जी अगर पार्टी जो है आउट ऑफ पाकिस्तान है, मतलब उसने दूसरी शादी करनी है, बीवी उसकी रहती है लंदन, तो लंदन उसको नोटिस किया जाएगा काउंसलर ऑफिस के थ्रू, मतलब सफारत खाने के तहत उनको नोटिस किया जाएगा उसकी बीवी को। आगे कहता है वेयर फ्रेश नॉमिनेशन मेड सब रूल 1 इट शैल नॉट नेसेसरी टू कमेंस द प्रोसीडिंग ऑफ आर्बिट्रेशन डी नोवो। अब कहता है कि जी एक मेंबर नॉमिनेट किया था, वो किसी भी वजह से नहीं आता या चेंज करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप प्रोसीडिंग शुरू से स्टार्ट कर दें, नहीं, प्रोसीडिंग आपकी वहीं से स्टार्ट होगी जहां से आपकी थी। ठीक है, कोर्ट चाहे तो दोबारा प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकती है। आगे 6A कहता है आपका यूनियन काउंसिल का वेयर इट इज अपेयर द कलेक्टर whether application on the proceeding of or its own information that the chairman is interested in favor of a party any proceeding before the arbitration council or is prejudiced against the such party, the chairman is misconducting himself, ठीक है, such proceeding the collector may giving notice to other party of notice upon any other member of chairman union council as chairman for the purpose of this ordinance and pending the passing such order may stay the proceeding before arbitration council। ठीक है, अब क्या कहता है देखें, ये कहता है आपका कि आर्बिट्रेशन काउंसिल को कलेक्टर जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, ठीक है, आर्बिट्रेशन का फैसला जो होता है उसका उसकी रवियन भी कलेक्टर के पास होती है, कलेक्टर उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है, कलेक्टर हाईएस्ट अथॉरिटी है। अब कलेक्टर खुद या कलेक्टर को कोई एप्लीकेशन देता है, ठीक है, एक पार्टी सपोज की बीवी जो है वो एप्लीकेशन देती है और कलेक्टर को कि जी ये जो आपका आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन है, ये दूसरी पार्टी को फेवर कर रहा है, मेरी सुनी नहीं रहा, मुझे लगता है कि जी ये प्रेजुडिस हो गया है और मेरे खिलाफ इसने फैसला दे देना है, तो वो क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी, ठीक है, या वो कलेक्टर सो मोटो ये जो केस है वो
रेफर कर दे, वो प्रोसीडिंग स्टॉप कर देगा और कहेगा कि जी कोई और आप पर्सन नॉमिनेट करें और उसको चेयरमैन बना देंगे। और उसको चेयरमैन बना देंगे। आगे कहता है कलेक्टर पासिंग द ऑर्डर अंडर दिस रूल शैल रिकॉर्ड रीजन। अब कलेक्टर जब ऐसा फैसला करेगा कि जी इन कलेक्टर चेंज कर लें, तो उसकी वो रीजन भी लिखेगा। ठीक है, उसकी वो रीजन भी लिखेगा। आगे आगे कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अब हमने क्या पढ़ा था पीछे, ये क्या है। आप हमने देखा था जी आपकी एक और भी था हमने पढ़ा, ये देखें हमने पढ़ा है कि जी मैरिज जो होगी वो रजिस्टर होगी। ठीक है, क्या होगा, शादी जो होगी वो रजिस्टर होगी। 1964 के बाद क्या है, एवरी मैरिज शैल बी रजिस्टर्ड। शादी क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस कोड। शादी रजिस्टर्ड होगी। अब कैसे रजिस्टर होगी उसका तरीकेकार ये बताया गया। कहता है एनी पर्सन कम्पिटेंट टू सोलमनाइज द मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ to union council to grant apply to union for grant of license to act as a निकाह रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 5। अब ये जो आपके मौलवी साहब हैं, ठीक है, अहमद साहब, ठीक है, अहमद साहब जो है कम्पिटेंट है, निकाह सोलमनाइज कर सकते हैं। क्या, निकाह सोलमनाइज कर सकते हैं, मौलवी साहब हैं, निकाह पढ़वा सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जाएंगे आर्बिट्रेशन यूनियन काउंसिल को कि जी मुझे निकाह रजिस्ट्रार बनाएं और मैं मुझे जो है रजिस्टर दें, मैं निकाह रजिस्टर क्या करूँगा। ठीक है, तो फिर वो यूनियन काउंसिल क्या करेगा, कहता है इफ यूनियन काउंसिल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी इट मे कंसीडर द necessary that it is satisfied that applicant is fit and proper person to grant license। ठीक है, proper person to grant license it may subject to confidence conditions specified therein grant the license to him for all। ठीक है, अब ये अहमद साहब गए तो अगर इंक्वायरी हुई, अहमद साहब को देखा कि जी अहमद साहब जो है आपका फिट एंड प्रॉपर पर्सन है, ये अपॉइंट हो सकते हैं। तो क्या होगा, फिर इनको अपॉइंट ये परमानेंट कर देंगे, मतलब आपका इनको लाइसेंस ग्रांट कर देंगे कि जी चलें जी आप निकाह रजिस्टर किया करें, आप निकाह रजिस्टर किया करें। फोर कहता है इफ एनी पर्सन टू whom license is has been granted under this rule uh, under this rule contravene if any condition to such license it। थ्री कहता है कि जी जब ये लाइसेंस दिया जाएगा अहमद साहब को तो ये परमानेंट होगा, पक्का लाइसेंस होगा। क्या होगा, लाइसेंस ये परमानेंट होगा। ठीक है, आगे आगे कहता है शैल बी पनिशेबल विद, आगे कहता है इफ पर्सन टू होम लाइसेंस ग्रांटेड कंट्रावेन दी कंडीशन ऑफ सच लाइसेंस। अब वो कहता है कि जी लाइसेंस की कंट्रावेंशन करता है, सपोज के उनको कहा गया जी आपने कॉलम सारे फिल करने हैं और एक फर्द जो है यूनियन काउंसिल में भी देना है और इस ये जो है सील जो है आपने इसे इस्तेमाल करनी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी वायलेशन करते हैं तो फिर उसका एक तो लाइसेंस भी रिवोक कर लेंगे, खत्म कर देंगे, साथ उसको 1 महीने सजा और 200 रुपये फाइन भी हो सकता है। ठीक है, 2 साल सजा भी, 2 माह 1 माह सजा और 200 रुपये फाइन भी हो सकता है। आगे कहता है यूनियन काउंसिल चेयर शेल ऑन द पेमेंट ऑफ such cost as may determined by the provincial government supply to every nikah registrar a bound register of nikah। ठीक है, फार्म 2, ठीक है, उसको निकाहनामा का फार्म देगा, सेल बियरिंग इंस्क्रिप्शन दी सेल ऑफ निकाह रजिस्ट्रार ऑफ वार्ड। ठीक है, निकाह रजिस्ट्रार को निकाह भी रजिस्टर आपका ये अहमद साहब हैं, इनको एक रजिस्टर भी देंगे और एक
सील मतलब जो है स्टैंप भी देंगे कि ये आप रखें। ठीक है, आगे वही एक आपका जो रजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें आप आगे वो बताता है कि यूनियन काउंसिल शैल ऑन पेमेंट ऑफ कास्ट डिटरमाइन प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल का सप्लाई निकाल रजिस्ट्रार अब बाउंड रजिस्टर निकालनामा फॉर्म टू सेलिंग, ठीक है, उसको रजिस्टर देंगे, उससे फीस वगैरह लेके जो बनती है। ठीक है, और हर रजिस्टर जो होगा ना उसमें 50 निकाहनामे होंगे, एक निकाहनामे के 4 परत होते हैं। ठीक हो गया, एक निकाहनामे के 4 परत होते हैं। आगे कहता है दी निकाल शैल रिमेन दी प्रॉपर्टी ऑफ निकाल रजिस्टर द रजिस्टर एंड सील रिमेन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन काउंसिल। अब सपोज के कल को ये अहमद साहब को हटा देते हैं, जो मर्जी करते हैं, तो इनके पास जो रजिस्टर होगा वो इनका नहीं होगा, वो आपका यूनियन काउंसिल का होगा। इनके पास जो सील है वो भी यूनियन काउंसिल की होगी, वो भी यूनियन काउंसिल की ही होगी। आगे आगे कहता है आपका 9 के फॉर द पर्पस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड सेक्शन 5 द निकाह रजिस्ट्रार शैल पेड टू ब्राइड ग्रूम ऑन और हिज रिप्रेजेंटेटिव द रजिस्ट्रेशन ऑफ फी 2 rupees when the dower exceed 2 rupees, the fee calculated at the rate of 1 rupee per thousand and part of 1000 rupees dower subject to payment of 20 rupees। देखें, जब ये अहमद साहब मतलब काजी साहब जाएंगे निकाह रजिस्टर करेंगे, ठीक है, तो निकाह रजिस्टर की कितनी फीस है, ठीक है, निकाह रजिस्टर की कितनी फीस है, वो आपकी निकाह रजिस्टर की फीस है निकाह रजिस्टर की फीस है सिर्फ 2 रुपए। निकाह रजिस्टर की फीस है 2 रुपए। हाँ, कहता है अगर डावर की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आपकी जो रजिस्टर फिर हर 1000 रुपए 1 रुपया होगी, मतलब 13,000 डावर की अमाउंट है तो 13 रुपए होगी, 14,000 डावर की अमाउंट है तो 14 रुपए होगी। लेकिन टोटल जो फीस पे करेंगे वो निकाह रजिस्ट्रार को सिर्फ 20 रुपए पे करेंगे। ठीक है, क्या आपका निकाह की फीस कितनी है, निकाह निकाह रजिस्टर की फीस कितनी है, निकाह रजिस्टर फी ये है 2 रुपए। लेकिन कहता है डावर की अमाउंट ज्यादा है तो फिर 1 rupees पर 1000 डावर। ठीक है, लेकिन टोटल जो होगी, टोटल आपकी जितनी मर्जी डावर हो, टोटल फीस होगी 20 rupees, टोटल फी 20 रुपए होगी। ठीक हो गया। आगे कहता है और ये कौन पे करेगा, ये पे करेगा हस्बैंड वाले, ब्राइड ग्रूम। ठीक है, बीवी नहीं, हस्बैंड के हस्बैंड पे करेगा या उसके रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे। आगे कहता है ऑफ द फी रिसीव्ड अंडर सब्सिडी निकाह रजिस्ट्रार शैल रिटेन हिमसेल्फ 80% एंड पे 20 रिमेनिंग 20% टू यूनियन काउंसिल। अब देखें काजी साहब, ये अहमद साहब जो 20 रुपए लेंगे, 20 रुपए में से आपका 80%, ठीक है, 80% किसको देंगे, 80% वो देंगे आप अपने पास रखेंगे, मतलब 20 रुपए का 80% कितनी होगा, 16 रुपए। और इसी तरह आपका जो बकाया 20% होगा वो किधर जाएगा, वो आपका बकाया 20% जाएगा यूनियन काउंसिल के पास। ठीक है, यूनियन काउंसिल के पास कितनी जाएगा, 4 रुपए। ठीक है, तो कितनी हो जाएगा ये टोटल, 20 रुपए। ठीक हो गया, मतलब अब जितनी भी फीस होगी उसका 80% काजी साहब रखेंगे, 20% आपका यूनियन काउंसिल को देंगे। आगे कहता है वेयर डावर कंसिस्ट प्रॉपर्टी और अदर मनी द पार्शली मनी एंड पार्शली प्रॉपर्टी एंड पार्शली मनी द वैल्यूएशन
a property shall for the purpose of fees under subsection B valuation settle at the between parties of marriage. Suppose के देखें उसको एक घर दे देते हैं, डावर के तौर पर बीवी को घर देते हैं, 5 मरले का घर देते हैं। अब फीस वो डावर कितने का है कोई पता नहीं है, तो दोनों पार्टीज सपोज के वो निकाहनामे में लिखवा देती हैं कि ये घर है आपका 2 लाख का, तो 2 लाख के ऊपर वो डावर की फीस रखी जाएगी। मतलब जो बीवी जो पार्टीज कह देंगी कितनी है प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, कितने की है, तो दो जो पार्टी कह देंगी वो ठीक होगा, उसके मुताबिक कोर्ट फीस लगे ओ निकाह की फीस लगेगी। ठीक हो गया। आगे निकाह के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट वो कहता है कि दी निकाह कमर्शियल इन केस ऑफ मैरिज सोलमनाइज्ड बाय इनफॉर्म फिल इन क्वाड्रुप्लिकेट, जो निकाह नामा होता है उसके क्वाड्रुप्लिकेट 4 पार्ट होंगे। इन द रजिस्टर आगे कहता है इन द रजिस्टर पर्संस हुज सिग्नेचर रिक्वायर्ड and then sign, and then nikah registrar shall fix the signature and seal thereof. Keep the original intact in register. The duplicate and triplicate nikah filed aforesaid be supplied bride and bridegroom respectively, and on the payment of 50 पैसा quadruplicate to forward union council। ठीक है, अब देखें निकाहनामे के कितनी पात होते हैं, ठीक है, निकाहनामे के 4 पात होते हैं, निकाहनामा 4 पार्ट, कितनी 4 पेजेस। अब कहता है पेज फर्स्ट जो होता है ना वो आपका इन रजिस्टर रहता है, इन रजिस्टर ऑफ ऑलवेज तक, मतलब इन रजिस्टर होता है। दूसरा किसके पास रहता है, ब्राइड के पास, मतलब दुल्हन के पास। तीसरा ब्राइड ग्रूम, दुल्हा के पास, ब्राइड ब्राइड ग्रूम। चौथा आपका यूनियन काउंसिल। ये आपने जेहन में रखना है, ये आपका निकाहनामे की पार्ट ऐसे तकसीम होते हैं, ठीक है, निकाहनामे के पार्ट ऐसे चेंज होते हैं। आगे कहता है आपका वो मैंने इधर लिखा हुआ है, असल काजी के पास, दूसरा दुल्हन के पास, तीसरा दूल्हे के पास, चौथा यूनियन काउंसिल में। ठीक हो गया। निकाहनामे की फीस 2 रुपया होती है, लेकिन अगर डावर ज्यादा हो जाए तो 1000 रुपया, 1 रुपये के ऊपर 1000 रुपया, लेकिन टोटल आपने सिर्फ 20 रुपये देना है। कहता है पर्सन रिक्वायर्ड टू साइन दी रिफ्यूज टू साइन शैल बी पनिशेबल विद फॉर मंथ एंड मे एक्सटेंड टू 2। अब कहता है कि एक पर्सन ने साइन करने थे वो साइन नहीं करता। सपोज के एक विटनेस है, वो पहले उसने नाम लिखवाया कि जी मेरे विटनेस रख दे, और वो बाद में साइन नहीं करता, ठीक है, और निकाह साइन करने थे, साइन नहीं करता, तो फिर उसको सजा मतलब उसको 1 महीने सजा और 10 रुपए और 200 रुपये फाइन होगा। ठीक हो गया। आगे आगे कहता है आपका कहता है एफ 12। आगे कहता है अगर शादी सलमराइज होती है आपका if solemnized marriage is solemnized in Pakistan by person other than निकाह रजिस्ट्रार। अब देखें जरूरी नहीं है कि निकाह रजिस्ट्रार काजी रजिस्टर करे, ठीक है, ये अहमद साहब हैं काजी हैं, ये निकाह पढ़ाई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर सपोज के आपका ये दूसरे कौन है आपका अदील अहमद, अदील अहमद कुरान पाक पढ़ा हुआ है, ये कुरान नमाज पढ़ सकते हैं, मतलब निकाह पढ़ा सकते हैं, तो अदील अहमद भी निकाह पढ़ा सकते हैं। अदील अहमद क्या करेंगे, निकाह पढ़ाएंगे और 2 ये फार्म ले जाएंगे, इनसे निकाह पढ़ाएंगे, निकाह पढ़ा के यही फिर आपके निकाह के पर्त होंगे दे देंगे अहमद साहब को जो कि काजी हैं रजिस्ट्रार हैं, ये फिर अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे। ठीक हो गया, ऐसे होता है। ठीक हो गया, तो यही होता है कि जी आपका वो दर्ज करवा लेते हैं बाद में निकाह रजिस्ट्रार से।
आगे कहता है वेयर मैरिज इज solemnized इन पाकिस्तान बाई पर्सन अदर देन निकाह रजिस्टर। अब शादी करवाई है किसने? अदील अहमद ने। सच पर्सन शेल फिल द फॉर्म, वो अदील अहमद क्या करेगा? ये निकाह के जो पेजेस हैं फिल करेगा। टू हैड लूज ऑन पेमेंट ऑफ सच प्राइस एंड मे डिटरमाइन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट the person whose signature are required in form shall then sign, and the person in solemnizing the marriage shall fix his signature to form and ensure delivery as expeditious as possible to the same together with the registration fees to निकाह रजिस्ट्रार ऑफ वार्ड वेयर द मैरिज इज solemnized। ठीक हो गया। अब यह क्या करेंगे? ये ठीक है, ये आपका क्या करेंगे? निकाह की फीस लेंगे, निकाह की फीस लेके फल फिल करेंगे, फिल करके आपका निकाह नामा फिल करेंगे, फिल करके निकाह नामा अपने सिग्नेचर करके ये दे देंगे अहमद साहब को। ठीक है, निकाह रजिस्ट्रार को, निकाह रजिस्ट्रार फिर इसको रजिस्टर करेगा, निकाह रजिस्ट्रार फिर इसको रजिस्टर करेगा। आगे कहता है पर्सन रिक्वायर्ड बाय द रूल साइन, अगर वो उन्होंने किया है और कोई बंदा साइन नहीं करता, सपोज के यही अदील अहमद ने किया है लेकिन साइन करने से इनकारी है, साइन नहीं करता, ठीक है, या कोई गवाह है साइन करने से इनकारी है नहीं करता, तो उसको 1 महीना सजा और 200 रुपये फाइन होगा। 12 कहता है इन केस ऑफ मैरिज solemnized आउटसाइड पाकिस्तान बाय द पर्सन हुज इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब इसका मैं तरीकेकार आपको सिंपली बता दूं, ठीक है, कि आपका शादी हो रही है आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आउट ऑफ पाकिस्तान शादी हो रही है, सपोज के शादी आपकी हो रही है दुबई में, ठीक है, तो जिसने शादी करवाई है, ठीक है, जिसने शादी करवाई है वो आपके निकाह के जो पेजेस हैं वो भेज देगा पाकिस्तानी सफारत खाने से वही पेजेस आ जाएंगे मुतलका यूनियन काउंसिल में, वो रजिस्टर हो जाएगी। ठीक हो गया, जहाँ पे बीवी रहती है वहां पे रजिस्टर हो जाएगी। आगे कहता है कि जी अगर बीवी नहीं रहती, बीवी पाकिस्तान की नहीं है, बीवी किसी और साइड से है, ठीक है, तो और कंट्री की है, तो फिर वहां पे भेज देंगे जहाँ पे हस्बैंड रहता है, उसकी यूनियन काउंसिल भेज देंगे, उधर रजिस्टर हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे प्रोवाइजो में बताया गया कि जी जहाँ पे आपका जो निकाह सोलमनाइज करने वाला है वो भी पाकिस्तान का नहीं है, वो भी बाहर का है, तो फिर पेजेस कौन भेजेगा? फिर वो पेजेस भेजेगा आपका हस्बैंड, वो तमाम निकाह के फॉर्मेट भेज देगा पाकिस्तान में, तो वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ये बताया गया। ठीक हो गया। कहता है इन केस निकाह मैरिज solemnized outside Pakistan by the person who is citizen of Pakistan, such person shall ensure the delivery of form मतलब निकाहनामा form or filed in accordance with the rule to together with the registration fee and consular officer in Pakistan in country which marriage is solemnized, मतलब पाकिस्तान की consular officer को भेज देंगे जहाँ पे निकाह रजिस्टर हुआ था उसकी यूनियन काउंसिल को। ठीक है, ऑफ ट्रांजिट निकाह रजिस्टर टू वार टू विच ब्राइड इज प्रेजेंट, जहाँ पे बीवी रहती है वहां पे भेज देंगे। आगे कहता है अगर बीवी नहीं रहती तो जहाँ पे आपका हस्बैंड रहता है वहां पे भेज देंगे। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि अगर बंदा जो सोलमनाइज करने वाला है वो भी फॉरेन का है, तो जहाँ वो हस्बैंड की मर्जी होगी, हस्बैंड ने उसको भेजना है वापस। आगे कहता है तो आपका ऑन द रिसीप्ट ऑफ मैनर सोलमनाइज, ठीक है, कहता है कि जी आपका जब ये निकाह नामा इधर मिलेगा इधर की यूनियन काउंसिल को, तो वो उनको ऐसे रजिस्टर करेंगे जैसे रूल नंबर 10 के तहत जैसे रूटीन में आता है, जैसे समझा जाएगा कि जी उसको किसी पर्सन ने सोलमनाइज करा के भेजा है, मतलब जहाँ पे पाकिस्तान में आ गया है तो वो पाकिस्तान में जो यूनियन काउंसिल है उसको रजिस्टर कर लेगी। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट द मैरिज हैज बीन solemnized within jurisdiction, the it shall be not necessary for you to obtain the signature of person necessary person। ठीक है, अगर कहता है कि जी अगर आपका शादी होती है एक्सेप्ट वेयर मैरिज हैज बीन solemnized within his jurisdiction it shall not be necessary, ठीक है, for निकाह रजिस्ट्रार to obtain the signature of
पर्सन नेसेसरी। ठीक है, कहता है कि जिस पर्सन ने सॉलेमनाइज किया निकाह, ठीक है, और वो आके दे देता है, तो दोबारा जो निकाह रजिस्ट्रार है उसको दोबारा वो उन पर्सन के साइन गिना लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एक दफा जो जिस पर्सन ने सॉलेमनाइज किया वो साइन करवा के आ गया है तो वो समझ जाएगा वो ठीक है, उसके बाद उनको करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे कहता है आपका पॉलीगैमी, दूसरी शादी की ग्राउंड्स बता रहा है कि दूसरी शादी के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल इजाजत दे सकती है इन ग्राउंड्स पे। कौन सी ग्राउंड्स है? वो ये ग्राउंड्स है। वो कहता है सबसे पहले वो बताता है सिरिलिटी। सिरिलिटी क्या है कि बांझपन, बीवी को अगर पहली बीवी को औलाद नहीं हो रही तो फिर ये अच्छी ग्राउंड है, इस पे आप दूसरी शादी की इजाजत ले सकते हैं, आर्बिट्रेशन काउंसिल आपको इजाजत देगी। ठीक है, इजाजत लेनी होती है आर्बिट्रेशन काउंसिल से, बीवी से नहीं, आर्बिट्रेशन काउंसिल से, मतलब यूनियन काउंसिल से। ठीक है, या फिर बीवी इनफ्रम है, उसकी मतलब हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, या चल नहीं सकती, जो भी है, मजूर है। अगर फिजिकल अनफिटनेस टू कंजुगल, मतलब वो अजदवाजी आपकी जो है, अजदवाजी जो हकूक है वो फुलफिल नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब अपने हस्बैंड के साथ वो नहीं सो सकती किसी भी वजह से, या वो सोने के काबिल नहीं है, तो ठीक है, उस सूरत में भी दूसरी शादी कर सकता है। तीसरा है कि जी आपका कंजुगल राइट्स की डिग्री ले ली है, फिर उसको परफॉर्म नहीं करी बीवी, फिर भी ले सकता है। या इंसेनिटी, बीवी पागल है, ठीक है, तो फिर भी आप दूसरी शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी शादी के लिए आपको इजाजत दी जा सकती है। ये पूछा गया था, ये 2019 में ये क्वेश्चन किया था कि जी किन ग्राउंड पे आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वो कहता है दूसरी शादी के लिए आपने एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी है, साथ में ग्राउंड्स बताने हैं, और 100 रुपए का आपने उस पे फीस 100 रुपए की फीस भी देनी है। उसमें यह भी लिखना है कि जी क्या आपने बीवी से इजाजत ली है या नहीं। वो बीवी की इजाजत हो या ना हो, फैसला आर्बिट्रेशन काउंसिल करता है कि जी क्या है। इस फैसले के खिलाफ आप रवियन फाइल कर सकते हैं कलेक्टर के पास। ठीक है,